हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीएफ 2005 के बारे में, जिसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी कहते हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीएड में, एमएड में, सीटेट में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, यूपी टेट में, एचटेट में, मतलब जो भी कोई टेट है उसमें एनसीएफ से क्वेश्चंस आना बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। और इस एक वीडियो में हम पूरी डिटेल में एनसीएफ को पढ़ने वाले हैं और आपको एक ही वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपको कोई अलग सी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, लेकिन इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो ये पूरा वीडियो देखना, चाहे स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन देखना कंप्लीट। चलो, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो एनसीएफ स्टार्ट करते हैं। तो एनसीएफ 2005 क्या है? इससे पहले 3 एनसीएफ आ चुके थे, 1975 में, 1988 में एंड 2000 में। जो एनसीएफ 2005 में आया था वो 4th नंबर का एनसीएफ था। बेसिकली एनसीएफ करता क्या है, या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क करता क्या है? तो जैसा कि इसके नाम में ही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये पूरे देश में जो भी करिकुलम है, जो भी पाठ्यक्रम है, उसको अफेक्ट करता है या उसके लिए गाइडलाइंस देता है कि टीचिंग प्रैक्टिस कैसी होंगी, सिलेबस कैसा होगा, टेक्स्ट बुक कैसी होंगी, टाइम टेबल कैसे होगा, कितने क्या क्या चीज़ें होंगी स्कूल में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा। तो वो सभी चीज़ें कौन कहता है? वो एनसीएफ गाइडलाइन देता है सभी को। ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया। देन जो अर्लियर एनसीएफ थी वो बेस्ड थी बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी पे या बिहेवियरिस्ट अप्रोच पे, कि बच्चों का बिहेवियर चेंज करना है। लेकिन एनसीएफ 2005 क्या था? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे था, कि बच्चों को ज्ञान का निर्माण खुद से करने दो, लेकिन उनको जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी पीसेस ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, वो उनको प्रोवाइड कर दो, ताकि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कर सकें या कंस्ट्रक्टिविज्म को बढ़ावा मिले। देन एनसीएफ 2005 को 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था और इसने 17 स्टेट में सिलेबस को इन्फ्लुएंस किया था या उसको अफेक्ट किया था। देन एनसीईआरटी ने, क्योंकि एनसीएफ एनसीईआरटी के थ्रू ही आता है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है, तो एनसीईआरटी ने 10 लाख रुपीज दिए थे हर एक स्टेट को, ताकि वो एनसीएफ को स्टेट की लैंग्वेज में और जो भी सिलेबस है उसको चेंज कर सके, अफेक्ट में लाया जा सके, प्रॉपर प्लानिंग हो सके, या जो भी चेंजेस करने हैं वो सभी किए जा सके। और इसी के लिए 10 लाख रुपए दिए गए सभी स्टेट को। चलो, देन एनसीएफ को लागू करने में किसका बहुत बड़ा योगदान रहा? कि जो भी एससीईआरटी होती है, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च, उनका और डाइट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो बेसिकली देखोगे होता कैसे है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट होते हैं, है ना, वो स्टेट में आते हैं, स्टेट के देन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट होते हैं जिनको डाइट के जरिए और विलेजेस में, ब्लॉक्स में पहुंचाया जाता है। तो ऐसे ही स्कीम्स आगे बढ़ती है। ये फैसला लिया क्यों गया कि एनसीएफ लाने की ज़रूरत है? क्योंकि 2000 में तो ऑलरेडी एनसीएफ एससी आया था, नेशनल करिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन। तो एनसीईआरटी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, मीटिंग हुई 14 एंड 19 जुलाई 2004 को, और उस टाइम के ऑनरेबल एमएचआरडी मिनिस्टर ने लोकसभा में कहा कि एनसीएफ को रिवाइज करने की ज़रूरत है, राइट। और उन्होंने क्या कहा कि जो एनसीएफ एससी आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2000, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है इन द लाइट ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन, जो कि आया था 1993 में, और इसके चेयरमैन थे प्रोफेसर यशपाल जी, राइट। तो उसी से रिलेटेड नई एनसीएफ को रिवाइज करना था। तो फाइनली एक स्टीयरिंग कमेटी बनी जिसके हेड थे प्रोफेसर यशपाल जी। प्रोफेसर यशपाल बहुत ही ज़्यादा एमिनेंट पर्सनैलिटी थे, साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, और यूजीसी के चेयरमैन भी थे 86 से लेके 91 तक। ठीक है। देन 21 नेशनल फोकस ग्रुप बने। अब नेशनल फोकस ग्रुप क्यों बने? क्योंकि इंडिया अपने आप में बहुत बड़ी कंट्री है ना, हमारा देश बहुत बड़ा है, तो हर एक रीजन को कवर कर सके, इसीलिए नेशनल फोकस ग्रुप बने 21, ताकि हर एक जगह सर्वे किए जा सकें, रिसर्च हो,
जो भी नीड्स हैं उसका एनालिसिस हो, असेसमेंट हो कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है, ताकि उनको रिपोर्ट में डाला जा सके, मतलब एनसीएफ में उनको इंक्लूड किया जा सके, राइट। और इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इनको अच्छे से पढ़ना। चलो, जो इन कमिटीज के मेंबर थे उनमें कौन कौन लोग थे, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव थे हायर इंस्टीट्यूट के, एनसीईआरटी की ओन फैकल्टी थी, एनजीओज थी और स्कूल टीचर्स भी थे, ठीक है। देन 5 मेजर रीजनल सेमिनार्स हुए, जो भी एनसीईआरटी के रीजनल सेंटर है ना, मैसूर में, भोपाल में, अजमेर में, भुवनेश्वर में, शिलोंग में, तो यहाँ पे रीजनल सेमिनार हुए। सेमिनार क्यों हुए? क्योंकि हर एक जगह से जो उनके आइडिया हैं, जो उनके सजेशन हैं, उनको इनवाइट किया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई रूरल टीचर की, कि गांव से भी सजेशन लिए जा सके। देन पब्लिक ओपिनियन गैदर किए गए थ्रू नेशनल एंड रीजनल न्यूज़पेपर से, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसमें असेसमेंट ऑफ नीड हुई, ज़रूरत को कितना ज़्यादा समझा गया, सर्वे हुए प्रॉपर, है ना, ऑब्जर्वेशन हुई, इंटरव्यू, सब कुछ हुआ ताकि हर एक जगह से सजेशंस लिए जा सके और ये जाना जा सके कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। चलो, देन एनसीएफ 2005 की जो रिपोर्ट है, मतलब जो एनसीएफ की रिपोर्ट है वो स्टार्ट होता है टैगोर जी के एसे से, जिसका नाम है सिविलाइजेशन इन प्रोग्रेस। इसमें बेसिकली ये बात करते हैं बच्चों की क्रिएटिव स्पिरिट की एंड जेनरस जॉय की। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, मतलब बच्चों में क्या होता है, वो क्रिएटिव होते हैं, उनमें ऑलरेडी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है और वो मज़े मज़े में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। इस पर्टिकुलर ऐसे में ये लिखा है कि बच्चे खेलते रहते हैं, देन एक बच्चे का खिलौना आ जाता है, ट्रेन आ जाती है आई थिंक, तो उसकी जो क्रिएटिव स्पिरिट है ना वो चली जाती है, वो खिलौने से ही खेलता है। बाकी बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी से खेलते रहते हैं, उससे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो वही बात एनसीएफ फॉलो करता है कि बच्चों को लर्निंग विद एक्सपीरियंशियल मोड करनी है, प्ले वे मेथड से बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम उनकी क्रिएटिव स्पिरिट को बनाए रखें और उसमें जेनरस जॉय हो, मतलब बच्चे मज़े मज़े में पढ़ें, ठीक है। चलो देन 5 गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है एनसीएफ के, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इनको रट लेना। हालांकि एनसीएफ नहीं कहता रोट लर्निंग, लेकिन इनको याद कर लेना। तो पहला गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि नॉलेज को आउटसाइड द स्कूल कनेक्ट करना, ठीक है। देन है रोट लर्निंग से लर्निंग को शिफ्ट करना, मतलब रट्टे ना मरवाना, उनको सिखाना कोई चीज़ कैसे होती है। देन उन्होंने कहा कि करिकुलम को इस तरह से एनरिच करना कि वो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाए, मतलब जो बच्चे किताबों में सीख रहे हैं उसको अप्लाई करना सीखें बच्चे। देन एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात करी, इन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इंटीग्रेट होना चाहिए क्लासरूम लाइफ से। देन इन्होंने कहा 5th गाइडिंग प्रिंसिपल इनका ये है कि नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न विद द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, मतलब एक डेमोक्रेटिक सिटीजन बनाना शिक्षा का ये भी एम होना चाहिए। तो इसमें वैल्यूज आ जाती हैं, मोरल, सेकुलर, नेशनल वैल्यूज, वो सभी वैल्यूज या डेमोक्रेटिक वैल्यूज, वो सभी वैल्यूज मूल्य बच्चों में इनकलकेट करना जरूरी है, ठीक है। देन एनसीएफ 159 पेजेस की रिपोर्ट है, जिसमें 5 चैप्टर्स हैं और इन्हीं 5 चैप्टर्स में सभी कुछ लिखा है या रिकमेंडेशंस है। तो 1 बाय 1 हम चैप्टर्स पढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर क्या है, तो पहले चैप्टर में इन्होंने कहा है कि नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना विद द हेल्प ऑफ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, क्योंकि हमारा देश क्या है, बहुत डाइवर्स है और उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो इसी सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करना है। इन्होंने कहा कि जो करिकुलम लोड है उसको कम किया जाए, लर्निंग विदाउट बर्डन के तहत, ठीक है। और इसी के बाद क्या हुआ था कि टाइम टेबल इस तरह से डिसाइड किया गया था कि हर एक दिन सभी बुक्स ले जाना ज़रूरी नहीं है या सभी फेयर नोटबुक्स ले जाना ज़रूरी नहीं है ना। जिस बुक्स की ज़रूरत है वही उस दिन वही किताबें ले जाई जाए, ताकि जो बैग्स का वजन है वो कम हो सके, ठीक है। देन उन्होंने कहा कि करिकुलम में वैल्यूज को भी डालना ज़रूरी है। कौन कौन सी वैल्यूज? कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड सेकुलरिज्म। इसीलिए आप देखते हो जब एनसीईआरटी स्टार्ट होती है, एनसीईआरटी की कोई भी बुक उठाओ
तो उसमें सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, तो वो वहीं से आया है, राइट। और इससे पहले 1986 में जो रिपोर्ट आई थी ना, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, तो उसमें भी ये बात कही गई थी कि वैल्यूज को इनकलकेट करना या वैल्यूज को करिकुलम में इंक्लूड करना ज़रूरी है। देन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, इसको एनहेंस करने की बात कही। देन उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी को एनहेंस करना, वैल्यूज को इनकलकेट करना, जेंडर इक्वलिटी के बारे में चीज़ें करिकुलम में डालना, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में, SC स्टूडेंट, ST स्टूडेंट या वीकर सेक्शन से जो भी बच्चे हैं उनको और ज़्यादा एनहेंस करना, डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस की क्या नीड है उसको पहचानना, और क्या इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है उनको एनहेंस करना, ठीक है। चलो देन चैप्टर 2 की बात आती है। चैप्टर 2 में ये बात करते हैं जो भी परसेप्शन है लर्नर्स एंड लर्निंग को लेके उसको चेंज करना, रीओरिएंट करना, और एक होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग को एनहेंस करना। होलिस्टिक अप्रोच होता है सर्वांगीण विकास करना बच्चे का, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाना, समावेशी शिक्षा बनाना जहाँ पे सभी बच्चे पढ़ सकें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव के, एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग करना। ये एनसीएफ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह के लर्निंग को एनहेंस करता है एनसीएफ 2005। देन है बच्चों को मोटिवेट करना कि वो क्वेश्चंस पूछें, जितने ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछेंगे उतनी ज़्यादा उनको मौके मिलेंगे एक्सप्लोर करने के, है ना। और बच्चों को ये भी सिखाना कि वो एक्सप्लोर कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, डिस्कवर कर सकें, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन आए, एनालिसिस स्किल आए। देन बच्चों को सोशल कल्चरल रियलिटीज़ के बारे में बताना थ्रू करिकुलर प्रैक्टिस, मतलब करिकुलम में ऐसी चीज़ें डालना जिससे बच्चे सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम है उसको पहचान सकें, ठीक है। और क्या क्या इन्होंने कहा कि रैपिड डेवलपमेंट होती है स्कूल स्टेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों का एटीट्यूड, बच्चों की कैपेबिलिटीज, बच्चों का इंटरेस्ट समझना और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करना, उसी के अकॉर्डिंग लर्निंग करवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन लैंग्वेज के बारे में चैप्टर 3 में है, मतलब इसमें सब्जेक्ट के बारे में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। देन इसमें ये बात करते हैं LSRW टेक्निक की, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और इसको एनहेंस करना स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, फाउंडेशनल रोल प्ले करता है ना। मतलब हमें भाषा बोलनी आती है, समझनी आती है, तो हमारे लिए पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसीलिए कहा इन्होंने कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज एफिशिएंसी फ्रॉम एलिमेंट्री टू सीनियर सेकेंडरी क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देन 3 लैंग्वेज फार्मूला अप्लाई करने की बात कही गई। 3 लैंग्वेज फार्मूला मैं अगले स्लाइड में बताता हूँ क्या था ओवरऑल, ठीक है। इन्होंने कहा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग होनी चाहिए, है ना, और जहाँ पे ट्राइबल लैंग्वेज है वो भी होनी चाहिए। इन्होंने कहा इंडियन सिस्टम क्या है, ऑलरेडी मल्टीलिंगुअल सिस्टम है। मल्टीलिंगुअल का मतलब है कि हर एक बच्चा क्लासरूम में उसकी जो मातृभाषा है हो सकता है अलग अलग हो, है ना। तो वो स्कूल लाइफ को एनरिच करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मल्टी कल्चरल अवेयरनेस को बढ़ाने में या मल्टीलिंगुअल अवेयरनेस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो, ठीक है। चलो 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या था। तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, मदर टंग होनी थी या बच्चे की रीजनल लैंग्वेज होनी थी। सेकंड लैंग्वेज की बात करें, अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो उसकी मदर टंग हिंदी हो गई, और सेकंड लैंग्वेज क्या हो जाएगी उसकी, इंग्लिश या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। अगर उसने इंग्लिश ले ली है तो उसको थर्ड लैंग्वेज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लेनी होगी। अगर उसने सेकंड लैंग्वेज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ली है देन उसको थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश लेनी होगी, ठीक है। फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट क्या है, हिंदी और इंग्लिश उनकी सेकंड लैंग्वेज होगी। थर्ड लैंग्वेज में क्या होगा, हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो उनके लिए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी या इंग्लिश होगी, ठीक है। मतलब जो भी सेकंड लैंग्वेज ले चुके हैं उससे फिर थर्ड लैंग्वेज अलग होनी चाहिए, सिंपल है। जैसे सपोज हिंदी है फर्स्ट लैंग्वेज,
सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ले ली किसी बच्चे ने, देन थर्ड लैंग्वेज इसको इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज लेनी होगी। तो ये इजी सा फंडा है। और नॉन हिंदी स्टेट है, देन उनके लिए उनकी हिंदी, उनकी कोई लैंग्वेज हो जाएगी अदर लैंग्वेज, देन उनको हिंदी या इंग्लिश लेनी होगी, राइट। और थर्ड लैंग्वेज कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लेनी होगी, और जो कि उन्होंने सेकंड लैंग्वेज एज ए सेकंड लैंग्वेज ना पढ़ी हो। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ लो, क्या होता है, मतलब कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं उसमें, बंगाली, बोडो, भूटिया, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, लेप्चा, लिम्बो, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सभी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। हो सकता है इसमें अब थोड़ी बढ़ोतरी हो गई हो, ठीक है। चलो देन चैप्टर 3 में आते हैं। मैथमेटिक्स के बारे में क्या कहा इन्होंने कहा कि मैथमेटाइजेशन कर दो बच्चों के माइंड का, मतलब बच्चे प्रैक्टिकली मैथ सीखें, ठीक है। तो ये मैथमेटिक टीचिंग का एक एम होना चाहिए कि बच्चों का मैथमेटाइजेशन कर दो चिल्ड्रन के माइंड का। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि एनसीएफ ने मैथ के बारे में क्या कहा है। देन इन्होंने कहा कि मैथमेटिक टीचिंग को और क्या एनहेंस करना चाहिए, बच्चों की एबिलिटी टू रीजन, मतलब उनकी लॉजिकल रीजनिंग और थिंकिंग को एनहेंस करना चाहिए कि किस तरह से वो विजुलाइज करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स को कैसे हैंडल करते हैं, मतलब अमूर्त विचारों को या मेंटल मैथ कैसे वो कर पाते हैं, उसको एनहेंस करना ज़रूरी है। और जब मैथ अच्छा होता है तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है या रिसर्च में प्रूवन है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी एनहेंस होती है। क्यों? क्योंकि वो लॉजिकल रीजनिंग उनकी एनहेंस होती है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और ज़्यादा एनहेंस होती है। तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि ये सभी बच्चे का अधिकार है कि उसको मैथमेटिक्स एजुकेशन अच्छे से मिले, ठीक है। चलो साइंस के बारे में क्या कहा इन्होंने, साइंस के बारे में इन्होंने कहा कि ये एज पर एज होनी चाहिए या एज पर कॉग्निटिव रीच होनी चाहिए, मतलब उनकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग साइंस पढ़ाई जानी चाहिए। साइंस एजुकेशन का, साइंस टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या कहा इन्होंने कहा कि साइंस टीचिंग का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि लर्नर्स को क्यूरियस बनाया जाए, क्रिएटिव बनाया जाए और सभी चीज़ों को एनवायरनमेंट से रिलेट करके पढ़े, ठीक है। बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल सिखाना बहुत ज़रूरी है रियल लाइफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस को एनहेंस करना ज़रूरी है। देन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है सीटेट में, इन्होंने कहा कि साइंस एजुकेशन ट्रू टू लर्नर, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू साइंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ईजी बनाने के चक्कर में हम बच्चों को कुछ गलत पढ़ा दें। तो लर्नर के लिए भी सत्य होना चाहिए, लाइफ के लिए भी लाइफ फंडामेंटल के अकॉर्डिंग भी सत्य होना चाहिए, और साइंस के अकॉर्डिंग भी वो फैक्ट सही होने चाहिए, ओके। देन सोशल साइंस के बारे में क्या कहा इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है। रोट लर्निंग के बजाय क्या होना चाहिए, बच्चों को बताना कि भाई सोशल इशूज क्या है, रियलिटी में सोसाइटी कहाँ पे जा रही है, और हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। सोशल साइंस में बच्चों को नेशनल कंसर्न के बारे में बताना, जैसे कि जस्टिस, जेंडर, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, सेंसिटिविटी लाना बच्चों में माइनॉरिटी के लिए एंड मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए। मार्जिनलाइज ग्रुप में क्या है, इकोनॉमिक बेस पे जो वीकर सेक्शन है, पॉलिटिकल बेस पे, सोशल बेस पे, तो उनके लिए एक संवेदनशीलता लाना बच्चों में। सोशल साइंस का ये एम रखा है एनसीएफ 2005 ने। आर्ट के बारे में क्या कहा इन्होंने कहा कि आर्ट जैसे कि फोक एंड क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस, पपेट्री होती है कठपुतली, विजुअल आर्ट्स, हेरिटेज क्राफ्ट स्कूल करिकुलम का इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए। और मैं आपको एक और बताऊं, अभी वीडियो बनाने से पहले फ़ोन में एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ कि क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक आर्ट सब्जेक्ट का कंपलसरी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये अभी नोटिफिकेशन आया है वीडियो बनाने से जस्ट पहले, तो उसको जाके चेक करना आप भी और मैं भी करूँगा ओवरऑल क्या है वो। देन उन्होंने कहा कि आर्ट सभी सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। इन्होंने एनसीएफ 2005 में कहा था, ठीक है, लेकिन अभी के न्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या है, वो लागू हो जाएगा कुछ दिन में, राइट।
चलो देन, पीस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के बारे में क्या कहा इन्होंने कहा कि फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लर्नर की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम पढ़ पाएंगे, है ना। ए हेल्दी मैन लिव्स इन हेल्दी बॉडी, दैट काइंड ऑफ कोट लिख सकते हो आप। तो इन्होंने कहा हेल्थ एजुकेशन इसलिए अच्छा करना ज़रूरी है ताकि बच्चों का एनरोलमेंट, रिटेंशन और कंप्लीशन का जो इशू है ना वो ठीक हो सके। मतलब बच्चे हेल्दी रहेंगे तो स्कूल ज़्यादा जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसमें योगा को भी इंक्लूड करने की बात कही गई थी। इन्होंने कहा पीस ओरिएंटेड वैल्यूज को इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है बच्चों के स्कूलिंग ईयर्स में थ्रू रेलिवेंट एक्टिविटीज़ में क्या हो सकता है, कम्युनिटी प्रोग्राम हो सकते हैं, बच्चे सोसाइटी में जाके कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, रेड क्रॉस, स्काउट, है ना। तो उन सभी एक्टिविटीज से क्या है, एक रिस्पेक्ट की भावना, सिंपैथी की भावना, एम्पैथी की भावना, वो सभी कुछ इंक्रीज होगा। देन इन्होंने कहा कि पीस एजुकेशन को टीचर एजुकेशन में भी इंक्लूड करना ज़रूरी है, इसीलिए बीएड में पीस एजुकेशन का सब्जेक्ट है, राइट। और हेल्थ एंड फिजिकल योगा का भी सब्जेक्ट है। चलो देन चैप्टर 4 में बात करते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मटेरियल फैसिलिटीज़ और जो भी प्लानिंग के लिए सपोर्ट है जो कि डेली शेड्यूल में ज़रूरी है वो सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, ताकि टीचर्स की परफॉर्मेंस एनहेंस हो सके। क्योंकि टीचर के पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकता है। जैसे कि टीचिंग एड्स हैं, तो टीचिंग एड्स होंगी तभी टीचर यूज कर पाएगा, ठीक है। तो उस बारे में कहता है चैप्टर 4। देन उन्होंने कहा कि पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा एबल्ड, डिफरेंटली एबल है या नहीं है, सभी का पार्टिसिपेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन इन्होंने कहा कम्युनिटी एंड स्कूल की पार्टनरशिप करवाना बहुत ज़रूरी है, कि सोसाइटी से कुछ लोग आए स्कूल में अपना योगदान दें। जैसे कि अभी एक प्रोग्राम चल रहा है एनसीईआरटी की तरफ से, विद्यांजलि क्या है, बेसिकली कम्युनिटी एंड स्कूल पार्टनरशिप के तहत ही है। तो विद्यांजलि के तहत क्या है, स्पेलिंग देख लेना यार। तो विद्यांजलि के तहत क्या है, अगर आपको लगता है आपको वॉलंटियर करना चाहिए आपके नज़दीकी स्कूल में, तो आप वॉलंटियर कर सकते हो। आप उनको स्किल्स समझा सकते हो, पढ़ा सकते हो, या आप कोई मटेरियल सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो यहीं से आया है, पार्टनरशिप बिटवीन कम्युनिटी एंड स्कूल। तो ये जाके आप पढ़ सकते हो और ज़्यादा इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है ये। चलो देन चैप्टर 4 में और क्या कहा है, इसमें बात कही गई है रिकॉन्सेप्चुलाइजेशन की। इसका मतलब है फिर से जो कॉन्सेप्ट हैं या उससे रिलेटेड चीज़ें उनको फिर से डेवलप करना, उनको फिर से एनहेंस करना। तो इसमें क्या क्या कहा गया है कि टेक्स्ट बुक पे फोकस करना, कि वो कॉन्सेप्ट को, एक्टिविटीज को, प्रॉब्लम्स को, एक्सरसाइज को और ज़्यादा रिफ्लेक्टिव ऐसी हो जिससे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और ज़्यादा एनहेंस हो और ग्रुप वर्क को और ज़्यादा वो एनहेंस करती हो। देन इन्होंने कहा वर्क बुक, सप्लीमेंट्री बुक, टीचर्स हैंडबुक बेस्ड होनी चाहिए फ्रेश थिंकिंग पे, ठीक है। जो भी रिसर्च हो रही है ना वो इंक्लूड होनी चाहिए, वो टाइम टू टाइम अपडेट होनी चाहिए। देन इन्होंने कहा कि आईसीटी एंड मल्टीमीडिया डिवाइसेस का यूज होना चाहिए 2 वे इंटरेक्शन के तहत, मतलब टीचर भी इंटरेक्ट करे और लर्नर भी इंटरेक्ट करे, ठीक है। चलो देन इसी में 4th पॉइंट है कि स्कूल लाइब्रेरीज का यूज होना चाहिए एज ए इंटेलेक्चुअल स्पेस। इंटेलेक्चुअल स्पेस का मतलब है कि जहाँ पे स्टूडेंट, टीचर और कम्युनिटी मेंबर्स अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकें, अपनी बौद्धिक क्षमता को एनहेंस कर सकें और जो भी आउटर वर्ल्ड में नॉलेज है उसके साथ कनेक्ट कर सकें, ठीक है। मतलब सपोज चिल्ड्रन है, लाइब्रेरी क्या करती है, कनेक्ट करने में हेल्प करती है ना। जो भी आउटर वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, तो बच्चों की नॉलेज एनहेंस होती है, टीचर की नॉलेज एनहेंस होती है। अगर कम्युनिटी से कोई आना चाहता है तो वो भी आके कम्युनिटी मेंबर वो भी अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकता है। तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए।
चलो देन चैप्टर 5 में इन्होंने कहा कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, इसीलिए एनसीईआरटी की बुक्स हर एक मतलब ऑल ओवर इंडिया सेम है, अनटिल अनलेस वहाँ पे उसकी लोकल नीड के अकॉर्डिंग उनको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, लेकिन कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए ऐसा एनसीईआरटी ने कहा था, ताकि सेम क्वालिटी हो डिफरेंट रीजन्स में, मतलब एजुकेशन हर एक जगह सेम हो, ऐसा ना हो कि हम यहाँ से साउथ में जाएं तो बुक्स डिफरेंट हो जाए, ठीक है। देन उन्होंने कहा कि जब बच्चों का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है या बच्चों का कल्चर डिफरेंट होता है तो बेसिकली हेल्प करता है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लर्निंग में। और इंडियन कंटेक्स्ट में क्या है, इंडिया या हमारा देश बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, मल्टी कल्चरल है, तो हमें बचपन से ही या स्टार्टिंग से ही एक मल्टी कल्चरल अवेयरनेस अपने आप आ जाती है कि भाई उसका कल्चर डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, एंड इट्स कॉमन, कोई लड़ाई वाली बात नहीं है ना। तो वो हम नेचुरली बहुत अच्छे वे से ग्रो करते हैं अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें लड़ने पे मजबूर ना कर दे। ओके, देन इन्होंने कहा कि मीनिंगफुल एकेडमिक प्लानिंग करना ज़रूरी है और इसमें ड्यूटी होनी चाहिए हेडमास्टर की एंड टीचर्स की। देन इन्होंने कहा मॉनिटरिंग क्वालिटी को एनहेंस करना ज़रूरी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्कूल टर्म से रिलेटेड, ठीक है, मतलब स्कूल में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी हो रही है उसमें मॉनिटरिंग क्वालिटी को एनहेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। देन टीचर प्रोफेशनलाइजेशन या टीचर्स का जो पेशा है उसको इम्प्रूव करने की बात कही गई और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को और ज़्यादा एनहेंस करने की बात कही गई और इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन को एनहेंस करने की बात कही गई। इंटीग्रेटेड मॉडल का मतलब है जब बीएड एमएड करते हैं तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट इसीलिए हैं ताकि टीचिंग प्रोफेशन को हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड कर सकें और ये अंडरस्टैंड कर सकें, ये समझ सकें कि हमें बच्चों को कैसे टीच करना है, ठीक है। देन इन्होंने कहा कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को टाइम टू टाइम अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो एनकरेज, सपोर्ट और एक ह्यूमेन फैसिलिटेटर बन सके, ठीक है। और जब टीचर ये सब बनेंगे तो उनका जो लर्नर है, उनका जो स्टूडेंट है, वो अपने आप अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल को हासिल कर पाने में, उसको अटेन कर पाने में उसको आसानी होगी। देन पंचायती राज सिस्टम के बारे में इन्होंने कहा कि इसको और ज़्यादा मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि विलेज लेवल पे सब कुछ अच्छे से चल सके। जब विलेज लेवल पे सब कुछ अच्छा होगा तो ग्रास रूट लेवल पे अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगी, है ना। मतलब विलेज अच्छी होंगी तो डिस्ट्रिक्ट और ग्रो करेंगे, डिस्ट्रिक्ट ग्रो करेंगे तो ओवरऑल स्टेट ग्रो करेगा, स्टेट ग्रो करेगा तो ओवरऑल हमारा देश ग्रो करेगा, ठीक है। तो इसीलिए विलेज पे काम होना ज़रूरी है। चलो देन चैप्टर 5 में एग्जामिनेशन के बारे में क्या कहा या एग्जामिनेशन रिफॉर्म से रिलेटेड क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग को चेक करना ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग की, है ना। लेकिन ये अभी भी नहीं हो पाए उतने अच्छे से, इसको टाइम लगेगा और ज़्यादा। देन इन्होंने कहा शॉर्टर एग्जामिनेशन होनी चाहिए, टाइम कम होना चाहिए, मतलब जो छुट्टियां होती हैं उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलो देन उन्होंने कहा सिंगल नोडल एजेंसी होनी चाहिए फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना, जैसे कि एनटीए है। एनटीए हालांकि पुरानी स्कीम है, ये पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में आई थी और उसमें बात कही गई थी कि एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होनी चाहिए जो कि सभी एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगी, और जो कि आजकल बहुत ज़्यादा अप्लीकेबल होता जा रहा है। चलो देन वर्क सेंटर्ड एजुकेशन की बात कही और इन्होंने कहा कि जो वर्क एजुकेशन है वो बच्चों के करिकुलम में एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करना जरूरी है, मतलब बच्चों को स्किल सिखाना जरूरी है। देन इन्होंने कहा वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वीईटी के बारे में, तो जो भी ये सेंटर है इसको और ज़्यादा एनहेंस करना, इसको और ज़्यादा एस्टेब्लिश करना जरूरी है, ठीक है, ताकि वो विलेज क्लस्टर में हो, ब्लॉक लेवल पे हो, सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट में हो, टाउन में हो या मेट्रोपॉलिटन एरिया में हो, और वो नेशन वाइड स्पेक्ट्रम जो है ना, मतलब अलग अलग रीजन में हो, जो भी वीईटी है और वो एक दूसरे से कनेक्ट रहे,
कनेक्ट क्यों रहे, जो भी उनमें टेक्नोलॉजी है उसका आदान प्रदान अच्छे से हो सके, कोऑपरेशन हो सके। चलो देन इन्होंने कहा टीचर्स को मल्टीपल टेक्स्ट बुक से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को और ज्यादा मदद मिल सके, है ना। हो सकता है एक बुक में गलत लिखा हो, तो एक दो बुक या मल्टीपल टेक्स्ट बुक को सेलेक्ट करना, रेफरेंस प्रोवाइड करना जरूरी है। देन इन्होंने कहा कि टीचर्स, यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट, एनजीओ और टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है ताकि सिलेबस को, टेक्स्ट बुक को, टाइम टेबल को, पेडागोजीज को, टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके, ठीक है, और ज़्यादा हेल्पफुल बनाया जा सके। तो सभी की राय लेना, सभी के सजेशन लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इसी के साथ वीडियो हुआ खत्म, ठीक है। 159 पेजेस से इतना कंटेंट बनाना इज हेक्टिक टास्क, लेकिन ये वीडियो जिसने भी कंप्लीट देखा है, यू कैन एश्योर दैट सीटेट में किसी भी तरह के क्वेश्चन आए, यू आर एबल टू आंसर ऑल ऑफ देम। और अगर आपके बीएड में, एमएड में ये टॉपिक है तो आप ये सब कुछ तो लिखोगे तो सीट भर जाएगी, लेकिन आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो इस वीडियो से मोटिवेट हो गए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।